नेक्स्ट टॉपिक इज रिसर्च मेथड्स, अप्रोचेस एंड थ्योरीज। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो रिसर्च होती है उसका गोल होता है न्यू नॉलेज को प्रोड्यूस करना, है ना। ये तो हम सभी जानते हैं कि जेन्युइन नॉलेज कंट्रीब्यूशन किसी भी फील्ड में हम दे पाएँ अपना जेन्युइन, तो वही रिसर्च होता है, एक नई चीज़ दे पाएँ। और जो रिसर्च है इस तरीके से वो हम मेनली 3 फॉर्म में रख सकते हैं, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कंस्ट्रक्टिव रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च समस्याओं का पता लगाती है, आइडेंटिफाई करती है और उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करती है। कंस्ट्रक्टिव रिसर्च जो है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालती है। और एम्पिरिकल रिसर्च जो है, एम्पिरिकल रिसर्च सॉल्यूशन की फिजिबिलिटी को चेक करती है ना, अपने अनुभव के आधार पर। मतलब जो भी एम्पिरिकल रिसर्च में हाथ डालेगा, जो भी इस फील्ड में आएगा, तो अपने अनुभव के आधार पर सॉल्यूशन की फिजिबिलिटी चेक करेगा। जैसे कई बार हम अपने अनुभव से तो बोलते हैं ना कि नहीं ये चीज़ उसके लिए सही नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं काम आने वाला वहाँ पर। तो ऐसे ही एम्पिरिकल रिसर्च होती है कि जो विच टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन यूजिंग एम्पिरिकल एविडेंस। रिसर्च जो है वो आर क्लास मॉडल स्ट्रक्चर में की जाती है। अब आर क्लास मॉडल स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें जो भी रिसर्चर होगा वो कुछ भी स्टार्ट करेगा, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, तो वो पहले ब्रॉड वे में उसको डिस्क्राइब करेगा, फिर उसको नैरो डाउन कर देगा। जैसे आर क्लास होती है, ऊपर से चौड़ी, नीचे फिर बीच में पतली, फिर उसका साइज जो है वो फैल जाता है। तो उसी प्रकार से कोई भी वो हमको नॉलेज देगा, इंट्रोडक्शन देगा, तो पहले वो ब्रॉडन वे में देगा, फिर उसको नैरो डाउन कर देगा, फिर से वो ब्रॉडन कर देगा अगेन। तो इसी को बोलते हैं आर क्लास मॉडल स्ट्रक्चर, और इसी में रिसर्च जो है वो ऑफन कंडक्ट होती है। The hourglass model starts with a broad spectrum for research, focusing in on the required information through the methodology of the project, then expands the research in the form of discussion and results. जो हमने पहले रिसर्च की मेथड डिस्कस की, जैसे बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, वो मेथड्स थी लिटरेरी हिस्ट्री में रिसर्च करने की। और जो हम अभी मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो संबंधित हैं एक ऑथर के वर्क के एनालिसिस से, उसके इंटरप्रिटेशन से और उसके इवैल्यूएशन से। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की ट्रेनिंग जिसको भी प्राप्त है, मतलब जिसको आता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म करना, तो उस स्टूडेंट को एक अच्छे वर्क में और एक बुरे वर्क में आसानी से मालूम चल जाता है। उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो खुद ये बता सकता है, क्योंकि वो डिस्टिंक्शन कर पा रहा है। 20th सेंचुरी में जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो इतना एडवांस हो गया है, इतना आगे बढ़ गया है कि ये बच्चों के लिए ज़रूरी है, रिसर्च स्टूडेंट जो है उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनको जो अलग अलग अप्रोचेस हैं लिटरेचर की उनके बारे में पता हो, थ्योरीज जो है लिटरेचर की उनके बारे में पता हो। तो इसी को देखते हुए विल्बर स्कॉट जो हैं उन्होंने मॉडर्न क्रिटिकल टेक्स्ट की जो एंथोलॉजी है उसको एडिट किया, और जो अप्रोचेस हैं उनको 5 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला है मोरल अप्रोच, दूसरा साइकोलॉजिकल अप्रोच, तीसरा सोशियोलॉजिकल अप्रोच, फोर्थ फॉर्मलिस्टिक अप्रोच और फिफ्थ आर्किटाइपल अप्रोच। तो इनकी जब ये जो एडिटेड वर्क है ये पब्लिश हुआ, तो उसके बाद विलियम जे हेनरी और मैक्स वेस्टब्रूक ने एडिट किया एक कॉम्प्रिहेंसिव रीडर 1974 में, और उस ऐसे को उन्होंने 6 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया। फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म, जॉनरा क्रिटिसिज्म, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म एंड इंटरडिसिप्लिनरी क्रिटिसिज्म। इसके आगे भी जो डेविड लॉज हैं, जो बहुत बड़े ब्रिटिश क्रिटिक हैं, उन्होंने भी 20th सेंचुरी क्रिटिसिज्म रीडर 1980 में जो पब्लिश हुआ, और मॉडर्न क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी 1988 में जो पब्लिश हुआ, उसको भी इन्होंने एडिट किया इस उद्देश्य से कि जो बच्चे इससे अवगत नहीं हैं अप्रोच से, तो फिलॉसफी से बहुत सारी, तो उससे वो अवेयर हो जाएं कि हर थ्योरी के पीछे क्या अप्रोच है, कैसी फिलॉसफी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी क्वालिटी इन 2 एंथोलॉजीज की ये है कि वो ब्रिटिश और अमेरिकन क्रिटिक्स तक ही कन्फाइंड नहीं है, उनमें मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को भी इंक्लूड किया गया है। इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो रीडर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये अवगत कराना कि जब वो रिसर्च कर रहे हो तो उन्हें अपनी रिसर्च को देख करके किस प्रकार के अप्रोच को अपनाना चाहिए, और यदि वो इसको नहीं जानेंगे तो वो फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे और फिर ऐसा डॉक्टोरल डिसर्टेशन प्रोड्यूस करेंगे जो बिल्कुल ही बेकार होगा। जैसे हम जानते हैं कि लिटरेचर में जो मेन थ्योरीज हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है वो है न्यू क्रिटिसिज्म, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, मिथ क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसी के अंदर रिकंस्ट्रक्शन आता है, एंड फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो हम पाते हैं कि इसकी थ्योरी में सबसे पहले तो आई रिचर्ड्स, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, और टी एस इलियट में भी हम देखने को पाते हैं। टी एस इलियट ने अपने वर्क ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में इम्पर्सनल थ्योरी की बात की थी, इम्पर्सनल पोइट्री की बात की थी, और ये बताया था कि जो पोइट्री है वो इंडिपेंडेंट होती है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है ना। किसी भी राइटर को इंडिपेंडेंटली लिखना चाहिए, मतलब इम्पर्सनल होके, और रीडर को पढ़ना भी चाहिए इम्पर्सनल होके। उन्होंने पोएट को कैटलिस्ट से कंपेयर किया, जो एक ऐसा मीडियम है जो इमोशंस और फीलिंग्स को कंबाइन करके पोएट्री का निर्माण करता है। इन दांते एंड शेक्सपियर ही रिफ्यूटेड द आइडिया हेल्ड बाय ओल्डर क्रिटिक्स दैट अ ग्रेट फिलोसफी मेक्स अ पोएम और प्ले ग्रेट। हम केवल ये कह सकते हैं कि जो पोएम है उसका भी एक अलग अस्तित्व होता है। वो भले ही किसी व्यक्ति ने लिखी है, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स उसमें डाले हैं, लेकिन वो फीलिंग्स अलग हो जाती हैं जब वो लाइंस किसी पेज पर लिखी जाती हैं, पेज पर उतरती हैं। तो उसकी जो पर्सनालिटी है राइटर की और जो पोएम में है, तो हम पूरे तरीके से नहीं कह सकते हैं कि 100% पोएम पढ़ने से हमने पता लगा लिया कि पोएट कैसा होगा, क्योंकि डिफरेंस हो ही जाता है कि जो पोएट के माइंड में क्या फीलिंग विजन था और उसने उससे लिखा, तो लेकिन जो पोएम है उसमें इमोशन, फीलिंग और विजन थोड़ा अलग निकल के आता है। तो आई रिचर्ड्स ने भी यही चीज़ मेंटेन की कि पोइट्री किसी राइटर के स्टैंडर्ड को देख के नहीं पढ़नी चाहिए,
तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्टूडेंट्स के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने पाया कि जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग अपना इंटरप्रिटेशन लेके आए। तो उन्होंने ये भी पाया कि मैंने ऑथर का नाम नहीं लिखा था, तो कहीं ना कहीं उसके वर्क को गलत तरीके से भी समझा जा सकता है, मतलब लोग उसको गलत समझ लेंगे। क्योंकि जब हो सकता है जब राइटर का हमको नाम नहीं पता, हमको उसके सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं पता होंगे, फिर तो हम उल्टा मतलब तो फिर निकालेंगे ही, फिर तोड़ मरोड़ के मीनिंग हम निकालेंगे अपने हिसाब से। तो अब किसी न किसी को बेस लेकर तो हमको पोएम को पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि हम जो 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग है उन्होंने दिया, सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन, इनको लेके हम पढ़ें, इन पर फुल अटेंशन दें। और उन्होंने जो दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया वो था साइंटिफिक ट्रुथ और पोएटिक ट्रुथ। उन्होंने कहा कि जो साइंस है वो एक स्टेटमेंट हमको देती है, मतलब बना के एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और जो पोइट्री है उसका होता है सूडो स्टेटमेंट, मतलब झूठा। तो जो साइंटिफिक स्टेटमेंट है वो तो लेबोरेटरी में टेस्ट करके वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन जो पोइट्री का स्टेटमेंट है जिसको हम सूडो स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारे फीलिंग्स पर, हमारे एटीट्यूड पर। तो उन्होंने आगे और इसको जो साइंस है उसको डिफरेंशियल मीनिंग बोला और जो पोइट्री है उसको इमोटिव लैंग्वेज बोला। तो उन्होंने इस प्रकार से इसको अलग अलग किया। जो टर्म न्यू क्रिटिसिज्म है वो सबसे पहले J.E. स्पिंघम उन्होंने यूज़ किया था। फिर 2 साल बाद जॉन क्रो रैनसम ने एक अपना वर्क पब्लिश किया जिसका टाइटल था न्यू क्रिटिसिज्म। तो वहाँ से इस मूवमेंट का नाम न्यू क्रिटिसिज्म पड़ गया। तो जो जॉन क्रो रैनसम है उन्होंने अपने वर्क द न्यू क्रिटिसिज्म में आइए रिचर्ड्स और T.S. इलियट दोनों को क्रिटिसाइज किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ये पाया कि जो आइए रिचर्ड्स का पोएटिक स्ट्रक्चर है वो हाइपोथेटिकल है, और हाइपोथेटिकल होने के साथ साथ सब्जेक्टिव भी है। क्योंकि उन्होंने ये माना कि आप हमारा जो रिस्पॉन्स है उसको आप एक एरिया में ले रहे हो, मतलब कि आपको जो मीनिंग दी थी शायद उन्होंने, तो आप इससे बाहर नहीं निकलने दे रहे हो, आप हमारे रिस्पॉन्स को बैलेंस कर रहे हो। इससे हमारा जो एनालिसिस है उसमें गलती तो होगी ही। तो उन्होंने अपने जो वर्क है उनका द वर्ल्ड्स बॉडी, उन्होंने उसमें डिस्कस किया है कि पोएटिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए डिटेल में, और पोएटिक स्ट्रक्चर को उन्होंने लॉजिकल स्ट्रक्चर बताया है क्योंकि उसमें इमेजरी, मेटाफर, सिंबॉलिज्म और बहुत सारी लोकल डिटेल्स उसमें रहती हैं जो पोएम को एक रिच बनाती हैं, एक अच्छी रचना बनाती हैं। तो इस सारे डिटेल्स आर्गूमेंट्स देने के बाद उन्होंने कहा कि जो पोइट्री है वो एक सूडो स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी साइंटिफिक चीज़ें हैं, क्योंकि उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर है, साइंटिफिक ट्रुथ है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है। तो जॉन क्रो रैनसम ने जो प्रिंसिपल्स दिए द न्यू क्रिटिसिज्म और द वर्ल्ड्स बॉडी में, वो सभी मॉडर्न अमेरिकन क्रिटिक्स के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गए। और ये कॉन्सेप्ट भी उनको मिला कि पोएम की अपनी एक एंटिटी होती है और हमको पोएम के स्ट्रक्चर से उसकी मीनिंग की तरफ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो न्यू क्रिटिक्स हैं वो जल्द ही 2 भागों में बढ़ गए। पहला जो कांत और कॉलरिज की फिलॉसफी का अनुसरण करते थे, और दूसरा वे लोग जो अरिस्टोटल को मानते थे। फॉलोइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ हैंडी एंड वेस्टब्रूक, द फर्स्ट ग्रुप विल बी कॉल्ड द फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स एंड द सेकंड जॉनरा क्रिटिक्स और न्यू एरिस्टोटेलियंस। पहले को फॉर्मलिस्ट क्रिटिक बोलते थे और दूसरे को न्यू एरिस्टोटेलियन। तो फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म क्या है? फॉर्मलिज्म का सीधा सीधा संबंध स्ट्रक्चर से है, उसको स्ट्रक्चरल पर्पस से मतलब है। लिटरेरी थ्योरी में जो फॉर्मलिज्म है वो क्रिटिकल अप्रोच से संबंधित है, जो एनालाइज, इंटरप्रेट और इवेलुएट करता है एक टेक्स्ट के फीचर्स को। ये जो फीचर्स हैं इनमें केवल ग्रामर और सिंटैक्स नहीं होता, लेकिन लिटरेरी डिवाइसेस भी ये लोग साथ में लेते हैं, जैसे मीटर, ट्रोप्स। फॉर्मलिस्ट अप्रोच जो है वो एक टेक्स्ट की हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है इनका जो इंपॉर्टेंस है वो घटा देती है। फॉर्मलिज्म जो है वो 20th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ, किसके अगेंस्ट? रोमांटिसिस्ट थ्योरी जो है लिटरेचर की, उनके अगेंस्ट, जो किस पर सेंटर्ड होती थी? आर्टिस्ट पर और उनके क्रिएटिव जीनियस पर। And instead placed the text itself back into the spotlight to show how the text was indebted to forms and other works that had preceded it. तो 2 स्कूल जो हैं वो डेवलप हुए फॉर्मलिज्म के, पहला रशियन फॉर्मलिज्म और दूसरा एंग्लो अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो अमेरिका में ही ज़्यादा डेवलप हो रहा था। फॉर्मलिज्म जो है जो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उस समय से ही यूएस में फॉर्मलिज्म जो है वो बहुत ही डोमिनेंट मोड में था यूएस में। 1970s मतलब लेट 1970s में जो फॉर्मलिज्म है वो बहुत सी अप्रोचों से डिस्प्लेस्ड हुआ, मतलब कि उसकी जगह बहुत सी नई नई अप्रोच आई और वो टेस्ट किए जाने लगी। और ये जो आइडिया है ये थोड़ा भ्रमित होने लगा कि जो लिटरेरी वर्क है वो अपने ओरिजिन्स और यूजेस से सेपरेट हो सकता है। द टर्म हैज़ ऑफन हैड अ पेजोरेटिव कास्ट and has been used by opponents to indicate either aridity or ideological deviance. Some recent trends in academic literary criticism suggest that formalism may be making a comeback. योवर विंटर्स, R.P. ब्लैकमोर, रॉबर्ट हेलमैन, एलन टेट और क्लिंट ब्रूक्स, इन्होंने रैनसम की फिलोसॉफिकल एस्थेटिक्स पर भरोसा किया, उसको फॉलो किया, उसका अनुसरण किया, जो किस पर आधारित थी? ग्रेट जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट के एस्थेटिक्स पर। These critics have negated the Victorian and neo-humanist emphasis on the moral uses of literature, the historical tradition, and the biography of the author. They have also refuted Roger Fry's concept of pure form and regarded poetry as a valid source of knowledge that cannot be communicated in terms other than its own. फॉर्मलिस्ट क्रिटिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? उनके लिए इंपॉर्टेंट था टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग, उसके फॉर्म में जैसे मीटर, स्टैंजा, फॉर्म, राइम और रिदम, और उसके मटेरियल जैसे सिमिली, मेटाफर, इमेज, अलूजन, सिंबल, क्योंकि ये सारी बहुत ही लॉजिकल स्ट्रक्चर की बहुत ही मजबूत चीज़ें हैं। जो इनकी एनालिसिस का मेथड था वो जी विल्सन नाइट, एफआर लेविस, एलसी नाइट्स और विलियम एम्सन की तरह ही था। जो क्लिंट ब्रूक्स थे वो जॉन क्रो रैनसम के अप्रोच जो है पोइट्री से उससे डेविएट होते हैं।
Ransom and Winters held that the logical or cognitive aspect of poetic apprehension was necessary because a poem contains scientific truth, but Brooks maintained that a poem is an organic composition of its images. दूसरा उन्होंने आई रिचर्ड्स के जो उन्होंने आयरनी पर ज़्यादा जोर दिया था उसको भी उन्होंने रेज किया और आयरनी को रिडिफाइन किया कि वो है कि जो कॉन्टेक्स्ट में है उसका वार्पिंग है, द ऑब्वियस वार्पिंग ऑफ अ स्टेटमेंट बाय द कॉन्टेक्स्ट, एंड मेंटेन्ड दैट आयरनी और पैराडॉक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ द पोएटिक स्ट्रक्चर. उसने अपने एनालिसिस की मेथड जो है वो अंडरस्टैंडिंग पोएट्री 1938, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943 जो रॉबर्ट पेन वॉरेन के साथ इन्होंने लिखी थी, और अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 1945 रॉबर्ट हेलमैन के साथ लिखी थी. और उन्होंने द फॉर्मलिस्ट क्रिटिक 1951 में ये एक ऐसे है, उन्होंने अपनी थ्योरी को यहाँ पर बताया जिससे कि जो यंगर क्रिटिक्स हैं और जो हिस्टोरियन है उन्होंने इसको न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म का नाम देने पर बाध्य किया. मतलब इन लोगों ने इसको न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म नाम दे दिया. तो उसकी जो एनालिसिस की मेथड है वो इतनी मर्मज्ञ है, इतनी शार्प है, इतनी स्पष्ट है और इतनी मजबूत है कि अभी भी जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको भी समझने में थोड़ा टाइम लगता है. और जो यूके और यूएसए के क्रिटिक्स हैं उनको भी पढ़ने में थोड़ा समझने में समय लगता है. और कोई भी जो बुक 3 जो ऊपर बताई गई हैं उनको पढ़ने से कोई भी बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाता. सेकंड है जॉनरा क्रिटिक्स और द न्यू एरिस्टोटेलियंस. हैंडी और वेस्ट ब्रूक ने चिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स के द्वारा जो क्रिटिसिज्म प्रैक्टिस किया जाता था उनको इस आधार पर ये नाम दिया कि कोई भी क्रिटिक जो फॉर्मल डिस्टिंक्शन पर फोकस करता है लिटरेचर में उसको हम साधारण तरीके से कह सकते हैं जॉनरा क्रिटिक. लेकिन Sondheim hastened to add the study of genre criticism in any sense of the term is best begin with a study of Aristotle and of their use of the inductive method as a foundation for literary criticism. जो न्यू क्रिटिक्स एक बॉर्डर ग्रुप है उसके अंतर्गत आते हैं जॉनरा क्रिटिक्स. और बाद में हम देखेंगे कि ये रैंसम से यार कुछ अलग भी हो जाते हैं. और ब्रूक्स ने जो मेथड ऑफ एनालिसिस दिया था उसके जो सिद्धांत हैं ब्रूक्स के उससे भी ये लोग थोड़े अलग हैं. मतलब पूरी तरीके से सेम विचार दोनों के नहीं है. इसीलिए चिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स को न्यू एरिस्टोटेलियंस कह सकते हैं या कहना चाहिए क्योंकि उनका जो बेस है वो एरिस्टोटल की फ़िलॉसफी पर ही आधारित है और उनका जो मेथड ऑफ एनालिसिस है वो भी एरिस्टोटल पर ही आधारित है. एल्डर ऑल्सन ने अपने क्लासिकल एसे द पोएटिक मेथड ऑफ एरिस्टोटल इट्स पावर्स एंड लिमिटेशंस में एरिस्टोटल के वर्क पोएटिक्स का सबसे अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया है या इंटरप्रिटेशन किया है. एरिस्टोटल की फ़िलॉसफी के जनरल स्कीम में पोएटिक्स को रखते हुए ऑल्सन ने ये सिद्ध किया है कि जो आर्ट ऑफ पोइट्री है वो एक प्रोडक्टिव साइंस है, मैथमेटिक्स आर थियोरेटिकल साइंस और पॉलिटिक्स जो है वो एक प्रैक्टिकल साइंस है. जैसे ग्रीक फिलोसोफर ने प्रोडक्टिव साइंस के आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स अपनाए थे, उसी प्रकार से एरिस्टोटल ने भी इस नॉलेज के डिवीज़न को बताया है दोनों का ही प्रयोग करके, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स. उसने फाइन आर्ट्स को विभाजित किया ऑब्जेक्ट, मोड और फंक्शन के आधार पर और ये डिक्लेयर किया कि जो आर्टिस्ट है वो एक मेकर है, वो बनाने वाला है, वो निर्माण करने वाला है. जब भी वो कुछ इमिटेट कर रहा है तो वो सिर्फ उसकी कॉपी नहीं बना रहा है, वो कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ डिस्कवर कर रहा है. इमिटेट करके ही वो कुछ न्यू बना रहा है. जैसे कि एक स्कल्पचर जब कोई मार्बल का स्टैच्यू बनाता है तो वो ह्यूमन फॉर्म की नकल करता है, लेकिन जो स्टैच्यू वो बनाता है ना ही वो कोई इंसान होता है और ना ही केवल वो एक मार्बल का पीस रह जाता है, उसका खुद का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसका खुद का एक स्ट्रक्चर हो जाता है. एरिस्टोटल की पोइटिक्स को इंटरप्रेट करने के बाद, उसकी मेथड को समझने के बाद न्यू एरिस्टोटेलियंस ने आर.एस. क्रेन के लीडरशिप के अंदर क्लिंट ब्रूक्स को टू ग्राउंड्स पर उसको क्रिटिसाइज़ किया. पहला तो फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स वाला जो अप्रोच था उसका कि आयरनी और पैराडॉक्स जो हैं वो स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल हैं. मतलब उसने पहले से ही ये बना दिया जो कि डिडक्टिव है, जबकि क्रिटिक को चाहिए कि वो दोनों इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स का यूज़ करे, दोनों का ही यूज़ करे और सबसे पहले उसको इंडक्टिव का यूज़ करना चाहिए. सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैलिड भी है कि जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स हैं वो लिटरेचर के दो जॉनर्स के बीच डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं. यदि कोई दो टेक्स्ट हैं और सेम जॉनरा के हैं तो भी वो जैसे नहीं होंगे. जैसे ओथेलो और मैकबेथ दोनों ही ट्रेजेडीज़ हैं, दोनों ही विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन दोनों ही डिफरेंट हैं. ओथेलो जो है वो ग्रीक ट्रेजेडी के पैटर्न पर है जैसे कि अरिस्टोटल के द्वारा बताया गया था, लेकिन मैकबेथ जो है वो ओथेलो और रिचर्ड III के बीच का एक प्ले है, तो अरिस्टोटल के द्वारा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा. इसीलिए मैकबेथ को समझने के लिए हमको उसकी हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी, उसको दूसरे ट्रेजेडी के साथ डिफरेंशिएट करो, कंपेयर करो और फिर उसको एनालाइज करो, पहले इंडक्टिवली फिर डिडक्टिवली, तभी हम उसके स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे और ऑथर ने उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया है ये समझ पाएंगे. जो बेसिक डिफरेंस है फॉर्मलिस्ट और न्यू एरिस्टोटेलियंस के बीच वो ये है कि वो उनका क्रिटिकल मेथड क्या है. क्रिटिकल मेथड दोनों का अलग है और नेचर ऑफ आर्ट भी अलग है. जो न्यू एरिस्टोटेलियंस हैं वो ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर को फॉलो करते हैं. जब वो कोई बात बता रहे हैं, कोई नॉलेज बता रहे हैं तो वो सिस्टमैटिक एनालिसिस पर बेस्ड होगी. जो सब्जेक्ट है स्टडी का जिस पे पढ़ाई चल रही है वो इरेगुलर जरूर हो सकता है, लेकिन वो सिस्टमैटिक और प्रिंसिपल्ड होगा, मतलब साइंटिफिक होगा. और वो ये भी इस बात का भी ख्याल रखता है कि जो लिटरेचर है, जो एक प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन है, वो सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन उसका जो क्रिटिसिज्म है वो साइंटिफिक होगा.
दूसरी ओर वहीं फॉर्मलिस्ट कहते हैं कि जो स्टडी ऑफ पोइट्री है वो ऑन्टोलॉजिकल होनी चाहिए, साइंटिफिक नहीं। दूसरी बात यह है कि जो फॉर्मलिस्ट कांस की द थिंग इन इटसेल्फ को फॉलो करते हैं, उनका मानना है कि नॉलेज पोएम से मिल जाती है और पोएम से ही अकेले मिल जाएगी जो पोएम हम पढ़ रहे हैं। न्यू अरिस्टोटेलियंस का मानना ये था कि किसी भी चीज़ की नॉलेज जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसी से बस हमको नहीं मिल जाएगी कि उस चीज़ को हम पढ़ लें और मिल जाए। हमको नॉलेज तब मिलेगी जब हम उसको एक सिस्टम में रखेंगे जिसमें वो एग्जिस्ट कर रही है। However, these differences, although fundamental and of far-reaching consequences, are made on the philosophical or ideological plane. In practice, both employ the same technique. दूसरा है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। साइको एनालिटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो किससे प्रभावित है? सिगमंड फ्रॉइड